नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर हम्म, साहब, मैं तो मतलब जो झारखंड में हुआ उसके 3 पक्ष हैं और मैं एक-एक पक्ष पे आपसे अलग-अलग बात कर लूँगा। जो सबसे पहला और सबसे मुझे जिससे बहुत अच्छा लगा, एक बड़ा पक्ष ये है कि ये हम्म, आदिवासी जिनको ये माना जाता है कि भई ये उतने प्रोग्रेसिव नहीं है, उतने पढ़े-लिखे नहीं है। लेकिन मैंने देखा जब भी देश पे या राष्ट्र पे या राज्य पे या इस तरह के लोकतंत्र पे संकट आया है, तो ये लोग बिके नहीं, ये लोग झुके नहीं। और मुझे एक चीज़ जो पता नहीं थी, वो वायर में कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन साहब का एक 28 जनवरी को इंटरव्यू किया हम्म, और मैं सुन के मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, जब हेमंत सोरेन ने बताया कि शिबू सोरेन अपने पिताजी के लिए कैसे उस आंदोलन में लगे झारखंड के। लेकिन उसके पहले उन्होंने बताया कि इनके जो बाबा थे, 5 फीट के थे और कहने लगे कि इस आदिवासी आंदोलन के लिए उनकी 5 फीट के वो बोले कह रहे हैं बोटी की गई थी 5 इंच की। कह रहे हैं वो हम ऐसे थोड़े ही आ गए। मुझे ये लगता है कि इन लोगों ने जितनी कुर्बानी दी, जितना वो किया और दूसरे एंड पे हमारे राजा साहब हैं, ज्योतिरादित्य साहब, जरा सी हम्म। अब बीजेपी से तरफ से घुड़की आई, तुरंत साष्टांग हो गए। तो मुझे हरदम लगा है कि ये जो राज्य है, हिमाचल हिमाचल प्रदेश नहीं झुका था। मैं ये राज्य जो छोटे राज्य हैं, जहाँ ये माना जाता है कि अरे इन लोग क्या है, यूपी में इस समय मुझे हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन, पूरे झारखंड एज़ सच का एक बड़ी बात है कि आज जब लोकतंत्र को बचाने की बात आई है, तो इन लोग बिल्कुल सामने खड़े रहे। मैं गवर्नर के रोल की बात भी करूँगा थोड़ा और थोड़ा बीजेपी किस तरह से खरीद-फरोख्त की बात कर रही है, उस पे भी करेंगे। लेकिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड बाय हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा काम। अब आनंद जी, जिस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग झारखंड की मांग को लेकर अपना आंदोलन चला रहा था, तो उस वक्त मैं पत्रकारिता और राजनीति का ककहरा सीख रहा था और समझने की कोशिश करता था कि ये सब क्या हो रहा है। तो उन दिनों मेरे मेरे सामने जो एक एक छवि थी शिबू सोरेन की, वो एक बहुत बड़े जबरदस्त नेता की शिबू सोरेन की छवि थी। हम लोगों के लिए वो एक तरह के नायक हुआ करते थे। हम लोग सोचते थे किसी जमाने में जैसे बिरसा मुंडा रहे थे, उस तरह से आज शिबू सोरेन है। तो शिबू सोरेन की छवि तो मेरे दिमाग में बहुत अच्छी है। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा कांड, जब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री हुए, तो उसमें जो कांड हुआ, तो उससे जरूर इन लोगों की छवि पे थोड़ा बट्टा लगा। इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन उसके बाद फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार झारखंड के अंदर आदिवासी समाज के हित में और कुल मिलाकर इस नए बने हुए प्रांत के लिए संघर्ष करने, वहां लोकतंत्र की क्वालिटी बढ़ाने की भूमिका निभाता रहा है। हेमंत सोरेन की भी आपको याद होगा, जब झारखंड ने ये चुनाव जीता था और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, तो उस वक्त उनकी एक तस्वीर आई थी जिसमें वो साइकिल चला रहे हैं। अच्छा, तो वो, हाँ, वो तस्वीर मुझे अभी तक याद है। हम लोगों ने उसके ऊपर कुछ टीका टिप्पणी भी की थी उस समय। तो शिबू सोरेन के बहुत अच्छे और काबिल उत्तराधिकारी साबित हुए हैं हेमंत सोरेन। उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के, और बहुत ही कमजोर किस्म के आरोप हैं। मुझे नहीं लगता कि अदालती जांच पड़ताल अगर ठीक से हो तो वो उसके ऊपर ठीक से खरे भी उतर वो साबित भी हो पाएंगे, तो हेमंत सोरेन निकल आएंगे। लेकिन इस सरकार ने जो तरीका अपना लिया है कि वो ईडी पीछे लगा देती है, फिर गिरफ्तारियां वगैरह होती हैं, और उसके बाद में जैसे ही कोई गैर भाजपा सरकार संकट में आती है इस प्रक्रिया से, वहां भाजपा वाले अपनी गोटी लाल करने पहुंच जाते हैं। जो ऑपरेशन लोटस चल रहा है झारखंड में, उसके इंचार्ज मोटे तौर पर निशिकांत दुबे हैं। और ये बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा भी जा रहा है, और इसका ज्यादा कयास लगाने की जरूरत नहीं। देश के 2 बड़े, सबसे बड़े पूंजीपति घराने, कारपोरेट घराने जो है, वो उनका भी स्वार्थ इसके अंदर है कि वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार खत्म हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए। और निशिकांत दुबे का भी एक घराने के साथ में ताल्लुक रहा है, और उस वक्त, जबकि वो उस वक्त पहले इस तरह राजनीति में सक्रिय नहीं थे। दूसरे, निशिकांत दुबे बार बार टीवी पे दावा करते हैं कि उनके शिबू सोरेन परिवार के साथ निजी संबंध है, और उस जमाने से संबंध है जब वो राजनीति में नहीं थे। तो वो कहते हैं कि दुर्गा सोरेन, जो सीता सोरेन के पति हैं, थे, जो अब नहीं है, दुर्गा सोरेन के उनके बहुत अभिन्न मित्र थे, वगैरह वगैरह। वो भाजपा के संपर्क में, उनके संपर्क में है, और वो लगातार ये कर रहे हैं। अब इसमें भाजपा का दुर्योग ये है कि ऑपरेशन लोटस का पहला पार्ट नाकाम हो गया। वो पार्ट नाकाम हो गया, इसीलिए राज्यपाल को चंपई सोरेन को शपथ दिलानी पड़ी
इसमें मैं कहूंगा कि हेमंत सोरेन ने थोड़ी अच्छी रणनीति का प्रदर्शन किया। उन्होंने जो दस्तखत कराए विधायकों से और अपने गठजोड़ समर्थक दलों के विधायकों को दस्तखत कराए, उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 नामों के लिए दस्तखत कराए। उन्होंने कल्पना सोरेन के लिए, अपनी पत्नी के लिए दस्तखत कराए और चंपई सोरेन के लिए भी कराए। तो जैसे परिस्थिति उन्होंने देखा कल्पना सोरेन के लिए परिस्थिति ठीक नहीं है, तो चंपई सोरेन के नाम पर फौरन मतैक्य हो गया और उससे अपने परिवार में उनके जो भाजपा ने और निशिकांत दुबे वगैरह की तरफ से जो फूट डाली गई थी परिवार में, वो भी उतनी प्रभावी नहीं रहेगी। फूट अभी भी है, मैं मानता हूं। अच्छा, इसका मतलब हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि चंपई सोरेन को शपथ दिला दी गई है तो ऑपरेशन लोटस खत्म हो गया है। अब ऑपरेशन लोटस का पार्ट 2 शुरू हुआ है, जिसके तहत जिसको समझ रहे हैं ये लोग, ये पार्ट 2 चल रहा है, इसीलिए वो उनको हैदराबाद ले गए और रिजॉर्ट में रखा है सबको। तो अब स्थिति यह है कि वो अब पहले जितना खेल सीता सोरेन के इर्द गिर्द हो रहा था, अब वो खेल शिफ्ट होकर हेमंत सोरेन के भाई जो बसंत सोरेन है उनके इर्द गिर्द हो गया है। अब परिवार की फूट को वहां से भड़काया जा रहा है, वहां से उकसावा दिया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जब अब विश्वास मत हासिल करने के लिए चंपई सोरेन सदन में उतरे तो विश्वास मत हासिल ना कर पाए। ये पूरी इन लोगों की योजना है। मैं मानता हूं कि ये योजना भी नाकाम होगी। दूसरे, इसमें भाजपा को एक, मुझे ऐसा लगता है, कहीं दूरगामी नुकसान भी हो रहा है इस पूरे प्रकरण में। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में बहुत अच्छे नतीजे निकाले थे लोकसभा चुनाव में, मतलब असाधारण नतीजे थे, उससे अच्छे नतीजे और क्या हो सकते हैं। वहां पर झारखंड में जो 14 सीटें हैं, उन 14 सीटों में, इससे 14 सीटों से ये भी ध्यान रखिए, झारखंड कोई छोटा प्रांत नहीं है। उसको हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड की तरह नहीं देखना चाहिए। गोवा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड नहीं, झारखंड में 14 सीटें हैं और इस लिहाज से वो सीटों के लिहाज देखा जाए तो वो पंजाब से भी बड़ा प्रांत है और उसकी जो प्राकृतिक संपदा है, भू खनिज संपदा है, वो तो अभूतपूर्व है। और झारखंड के ऊपर पूरे देश के जो कारपोरेट सरबराह हैं, उनकी निगाहें झारखंड के ऊपर लगी रहती हैं। तो झारखंड सरकार इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार है। उतना महत्व और दूसरे प्रांत बिहार का महत्व नहीं रह गया है, जहां 40 सीटें हैं, उससे ज्यादा महत्व झारखंड का है। तो वहां पर 5 या 6 सीटें ऐसी हैं जो पूरी तरीके से आदिवासी सीटें हैं और जो शिबू सोरेन के साथ में इन लोगों ने जो किया है, और अगर मौका मिला तो चंपई सोरेन के साथ जो ये लोग करेंगे, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी वोट पाने में झारखंड में इस बार काफी मुश्किल होगी। और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी सीटों पर अच्छा करता है लोकसभा चुनाव में, तो झारखंड में भी भाजपा की सीटें कम हो सकती हैं। इस चीज को भाजपा समझती है भाई। जिस तरह उसने बिहार को नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन ने छीन कर प्रबंधित किया है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में दोनों पार्टियों को स्प्लिट करके उसने उसको प्रबंधित किया है, जिस तरह कर्नाटक में जनता दल एस के साथ में समझौता करके कर्नाटक को एक रणनीतिक प्रबंधन किया है, उसी तरह का रणनीतिक प्रबंधन वो झारखंड मुक्ति मोर्चे के नेतृत्व वाली सरकार गिराकर झारखंड में करना चाहती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये भाजपा का जो पूरा प्लान है, ये प्लान अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा नाकाम कर दे और वामपंथी दल और कांग्रेस ये सब लोग मजबूती के साथ में हेमंत सोरेन और उनके उत्तराधिकारी चंपई सोरेन के साथ जुड़े रहे, तो इसका लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में सीटों का नुकसान होगा। जी, मैं 2 चीजें दर्शकों को भी बता दूं और फिर आपसे भी पूछ लूंगा। एक तो ये है कि ये ऐसा प्रदेश है जहां पे परफेक्ट गठबंधन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा उसको लीड करता है। विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा सीटें लड़ता है, कांग्रेस कम सीटें लड़ती है। लोकसभा में कांग्रेस ज्यादा सीट लड़ती है, वो कम सीटें लड़ते हैं। और ये गठबंधन पिछले 5 साल, अब 4.5-5 साल हो रहे हैं, उस पर कभी भी आंच नहीं आई है। इन लोगों ने तंग करने की बहुत कोशिश की लोगों को। एक तो ये। दूसरा, मैं आपसे एक चीज और जो लोगों को बता दूं और आपसे भी जरा मैं समझना चाह रहा हूं, ये जो काम किया है बीजेपी ने, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की वजह से जो इंडिया गठबंधन में कुछ हलचल थी, उसको निगेट कर दिया। इससे उसको पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की सीमेंटिंग फैक्टर की तरह हुआ है। और मैं एक चीज जरा आपसे समझ लूं, ये जो आदिवासी वाला मामला है, ये केवल झारखंड की 14 सीट तक नहीं है। इस आदिवासी का एक्सटेंड होता है उड़ीसा, ये एक्सटेंड होता है छत्तीसगढ़, क्योंकि
हेमंत सोरेन और उनके बड़े भाई की पत्नियां भी जो हैं वो उड़ीसा के आदिवासी हैं। तो ये केवल 14 सीट तक रिस्ट्रिक्ट रखना, क्योंकि अब कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासी अस्मिता की भी बात कहीं ना कहीं प्ले में आ रही है। और चंपई सोरेन को बिल्कुल देख आ लीजिए रही तो है, मुझे तो जी जी। और बिल्कुल आ मैं रही है। और अभय जी देखिए आखिरी बात कह के खत्म करूं। चंपई सोरेन को देख के मुझे लगा कि ऐसा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, मतलब जो जो आदमी बिल्कुल 25 साल से आंदोलन करता है, 20 साल से एमएलए है, लेकिन है जमीन का आदमी। तो उसको देख के मुझे तो लगा कि ये चीफ मिनिस्टर के लिए द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन। देखिए, चंपई सोरेन जो है उन्हें टाइगर ऑफ झारखंड कहा जाता है। वो झारखंड जब राज्य के लिए संघर्ष हो रहा था तो शिबू सोरेन के लेफ्टिनेंट थे, और हेमंत सोरेन भी उनके सार्वजनिक रूप से पैर छूते हैं और आशीर्वाद आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 67 साल उनकी उम्र है, और बिल्कुल वो जमीन से जुड़े हुए हैं। और जिसको आपने कहा ना कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ को एक आदिवासी मुख्यमंत्री दिया, विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में भाजपा को वोट कांग्रेस के मुकाबले आदिवासियों की ज्यादा भी मिले थे पिछली बार, और इस बात का शक भूपेश बघेल को भी था। भूपेश बघेल चुनाव नतीजे से कुछ पहले एबीपी चैनल में आए थे, और वहां पे लोगों से बातचीत, पत्रकारों से उनकी बातचीत हुई थी, औपचारिक अनौपचारिक दोनों किस्म की। उस वक्त भी वो कह रहे थे कि आदिवासी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को शायद ज्यादा वोट मिलेंगे। अगर आदिवासी इलाकों में हमने ठीक किया तो फिर हम लोग चुनाव ज्यादा निकाल सकते हैं। उनकी सारी बातें गलत साबित हुई, वो अलग बात है। केवल ये अंदेशा ही उनका सही साबित हुआ कि आदिवासियों के वोट इस बार भाजपा को थोड़े ज्यादा मिलेंगे। वो मिले भी। लेकिन आप देखिए, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के वोट, आदिवासी इलाकों में भाजपा जीती। राजस्थान में आदिवासी इलाकों में भाजपा जीती, इसलिए जीती कि भाजपा के आदिवासी वोट जो कि कांग्रेस से कम थे, उनके साथ गैर आदिवासी वोट ज्यादा मिल गए। उसकी वजह से उन्होंने सीट तो निकाली वहां पर। लेकिन आदिवासी वोटों के प्रतिशत को अगर आप देखें, आप सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे को अगर याद करें, इसका हम लोगों ने थोड़ी चर्चा भी की थी पब्लिक इंडिया के मंच पर, तो आप पाएंगे कि आदिवासी वोट राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा मिले हैं भारतीय जनता पार्टी से। छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां भाजपा को ज्यादा वोट मिले हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर ये लोग अपने पत्ते ठीक से खेलें और अपनी एकता को झारखंड स्तर पर कायम रखें, तो झारखंड अब उस तरह का भाजपा के लिए समस्याग्रस्त राज्य बन सकता है जिसके बारे में पहले हम कहते थे कि बिहार और महाराष्ट्र भाजपा के लिए एक प्रॉब्लम स्टेट है, जहां उनकी सीटें कम हो सकती हैं। अब देखिए, भाजपा रणनीतिक प्रबंधन बहुत कुशल है, और वो लगातार अपना दांव खेलती रहती है। जब विपक्ष हाथ में हाथ रख के बैठ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता हमारा, अब हम बिल्कुल ठीक हैं, उसी वक्त भाजपा दांव मारती है और वो बिगड़ी हुई बाजी को अपने पक्ष में करने की जुगाड़ करती हुई नजर आती है। बिहार में वो कर चुकी है, महाराष्ट्र में वो कर चुकी है, कर्नाटक में उसकी कोशिशें जारी हैं, और झारखंड में भी ताजा उदाहरण झारखंड का है कि किस तरीके से भाजपा अपना रणनीतिक प्रबंधन लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर कर रही है। पहले संकट, ईडी के जरिए एक संकट तैयार किया, यानी संकट पैदा किया, फिर उस संकट का लाभ उठाकर पूरी सरकार को अस्थिर किया। एक जो वहां का जो प्रमुख मुख्य परिवार है सोरेन परिवार को अस्थिर किया, और कुल मिलाकर अभी तक उनकी कोशिशें नाकाम रही हैं। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि भाजपा की कोशिशें किस हद की होती हैं, और वो कहां तक जा सकती है। जब तक उनको पूर्ण बहुमत न प्राप्त हो जाए सदन के पटल के ऊपर, तब तक आप मत मानिए कि ऑपरेशन लोटस नाकाम हो गया। जहां तक झारखंड के घटनाक्रम का इंडिया गठबंधन पर असर पड़ने का सवाल है, ये इंडिया गठबंधन के लिए एक राहत की सांस लेके ये बात हुई है। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि इससे इंडिया गठबंधन में कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत ही एक सीमेंटिंग किस्म का जज्बा, बहुत ही एकता मूलक जज्बा उभरेगा। इंडिया गठबंधन, नीतीश कुमार की पहले 3 राज्यों के चुनाव हारे कांग्रेस ने, उसके बाद देखिए ये नीतीश कुमार की घटना हुई, उससे इंडिया गठबंधन में संरचना के तौर पे तो मौजूद है और रहेगा वो विभिन्न प्रदेशों में, लेकिन जो एकता का जज्बा था, उस एकता का जज्बा बहुत आहत हुआ है इसके। जी, मैं मानता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। जी। मैं जो एक अंतिम बात, जो ये चाहते थे
जो लोग ये चाहते थे कि विपक्ष की एकता बने और इस बार एकता का सूचकांक अच्छा हो और मोदी को 2024 में करारी चुनौती प्राप्त हो और पहली बार मोदी को अपनी तथाकथित लोकप्रियता और जो उनका नेतृत्व है उसको विपक्षी एकता की कसौटी पर कसने का मौका मिले, वो लोग इस वक्त थोड़े निराश हैं। देखिए, एक कवि एक युवा टिप्पणीकार ने बहुत अच्छी टिप्पणी की, आपको भी पसंद आएगी। उसने कहा कांग्रेस को पता था कि उसे क्या करना है। विपक्षी एकता में कांग्रेस को मोदी को देखिए, मोदी को हराने के लिए विपक्ष को क्या करना है विपक्ष को पता है और मोदी को भी पता है कि चुनाव जीतने के लिए उसे क्या करना है। संक्षेप में ये कहा जा सकता है, विपक्ष को पता है कि हम विपक्षी एकता कर लेंगे तो मोदी की सीटें कम हो जाएंगी। मोदी को पता है विपक्षी एकता नहीं होने देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे, कम वोटों में ही हम 35, 37, 38% वोटों में ही चुनाव जीत जाएंगे। मोदी इस काम में कामयाब दिख रहे हैं या विपक्ष इस काम में कामयाब नहीं दिख रहा है, ये मोटा मोटा फार्मूला है। जी जी। मैं लेकिन इसमें एक चीज और हुई, मुझे ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश में माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव ने एक काम अच्छा किया। उन्होंने 11 सीट कांग्रेस को डिक्लेयर कर दी, जयंत चौधरी की कर दी, ये सारी सीटें डिक्लेयर कर दी और समाजवादी पार्टी की 16 सीटें भी उन्होंने अनाउंस कर दी। उस सारी सीट पे एक जगह की सीट को कोई कह सकता है जो कांग्रेस हल्ला जो भी मचाए, लेकिन कांग्रेस की एक फर्रुखाबाद को आप कह सकते हैं वहां से बड़े भारी नेता भाई सलमान खुर्शीद साहब हैं। हालांकि वो 2 नंबर या 2 नंबर पे नहीं थे पिछली बार, लेकिन चलिए उनके लिए कहा जा सकता है कि उनको नहीं अकोमोडेट किया। बाकी सारी सीटें उसकी स्ट्रांग होल्ड हैं सपा की। तो कम से कम एक एक गिनती शुरू हो गई और लार्जर उसमें क्योंकि थोड़ा तो चल रहा है कि भाई और सीटें मिल जाएं, लेकिन 11 से ऊपर भाई 12, 13, 14, 15 से मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं हो जाएगा। ये डन डील लग रही है मुझे। आपको इसका कम से कम देखिए, उत्तर हम प्रदेश लोग में कई मामला राज्यों के मामले में आनंद जी कई दिनों से कह रहे हैं वहां डन डील लग रही है, दिल्ली में डन डील लग रही है, यूपी में डन डील लग रही है, सब जगह, लेकिन डन डील डन होती नहीं है कहीं भी। मतलब कहीं भी कांग्रेस जो है वो लिख के नहीं देती है भाई कि ये सीटें हमारी हैं, ये हमारे लिए छोड़ दो, हम इन पर लड़ाएंगे उम्मीदवार, कहीं कांग्रेस की तरफ से है ही नहीं है। अब अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश की जो, आप तो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस से अंदर बाहर से मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं, मैं भी थोड़ा बहुत वाकिफ हूं। मुझे लगता है कि वहां पर 2 बड़े मजबूत गुट हैं, मतलब दोनों गुट अलग अलग अखिलेश यादव को संकेत देते हैं अपने अपने, और उन दोनों गुटों के आला कमान के साथ भी सूत्र हैं। तो दोनों का क्लेम ये है कि वो आला कमान को ही मना लेंगे और यहाँ का तो हम यहीं बैठे, हम ही यहाँ के सूबेदार हैं। तो ये दोनों गुट अलग अलग तरह के संकेत वहां से निकलते हैं। इससे काफी भ्रम फैलता है। अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने कहा भाई कांग्रेस जो है वो साफ तौर पे अपने इरादे को बताती क्यों नहीं है, एक बार हो जाए बिल्कुल स्पष्ट रूप से। अब इस चक्कर में क्या होता है कि जो गुट इस बात पर दावा कर रहा है कि हमको 25 सीट चाहिए, 11 सीट तो हमारे लिए हमारे साथ बहुत नाइंसाफी है, तो उसके बाद में मीडिया में सुरसुरी आती है कि ये मायावती के साथ में बैक चैनल बातचीत चला रहे हैं। कल पूरे दिन मीडिया में चलता रहा ये पूरी तरीके से मीडिया द्वारा चलाया गया भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसके अंदर कोई जरूरी अनिवार्य तौर पर कोई तथ्य है, इसके अंदर पूरी तरह मीडिया द्वारा चलाया हुआ हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि ये मौका मिल क्यों रहा है। हालांकि रामगोपाल यादव ने इस बात को खारिज करने की कोशिश की अपनी तरफ से। उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस से हमारा समझौता हो गया है और हमने पहली लिस्ट जारी कर दी है, अब हम दूसरी भी करेंगे, फिर हम तीसरी करेंगे, जल्दी जल्दी हम 3-4 लिस्टें जारी करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से दोनों पक्ष बैठकर सिक्का बंद समझौता करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात को खत्म कर दें। भाई आज हो गई 3 तारीख, फरवरी में रह गए कुल 26 दिन, मार्च में होनी है चुनाव की घोषणा। वो शुभ घड़ी कौन सी आएगी जब हम ये सारे समझौते, सारे तालमेल जो है ना, ये अंतिम रूप दे देंगे। जी जी। मैं एक और चीज, कांग्रेस की बात आ रही है, मैं जरा इस पे भी टिप्पणी ले लूं। एक कांग्रेस के एक स्वयंभू नेता हैं प्रमोद कृष्णन जी, वो जितने स्टेटमेंट देते हैं, जैसे केसी त्यागी जी सारे स्टेटमेंट इंडिया गठबंधन के अगेंस्ट देते थे, ये सारे स्टेटमेंट कांग्रेस के अगेंस्ट देते हैं और अपने को कांग्रेस का नेता बोलते हैं। कांग्रेस की तरफ से अधिकृत रूप से कहा जाता है कि हमारे अधिकृत स्पोक्स पर्सन नहीं है, लेकिन वो फिर भी जाते हैं।
अभी वो मोदी जी को बुला के क्या क्या अपना कुछ कुछ कर रहे हैं, अभी उनका एक बड़ा फंक्शन हो रहा है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को डिसाइसिवनेस दिखानी होगी कि भाई ये अगर नहीं है और ये इस तरह के लिए अधिकृत नहीं है तो हम इनका ये एक्शन ले रहे हैं। कांग्रेस कुछ करती ही नहीं है, चुपचाप बैठी हुई है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे लोगों को जो बिल्कुल खुले तौर पर भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, जब से कांग्रेस ने ये ऐलान किया है कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे कांग्रेस के नेता, उस पहले पहले छुपे, उस दिन तो खुल वो अपना खेल खोल दिया है उन्होंने पूरी तरीके से। हाँ, वो संकोचहीन होकर अपनी गतिविधियां कर रहे हैं पूरी तरीके से। वो भाजपा की तरफ झुका हुआ मामला है। भाजपा की तरफ से उन्हें एक वो पूरी जमीन बना रहे हैं कि भाजपा में जाने की तैयारी है पूरी जमीन उनकी इस तरह। जी। अगर भाजपा मैं की तरफ से अच्छा प्रस्ताव नहीं आया तो हो सकता ना जाए, लेकिन अपनी तरफ से उनकी कोई कोशिश में कमी नहीं है। नहीं, उनको प्रस्ताव इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि भाजपा उनकी वोट की यूटिलिटी जानती है कि उनका मैं औकात शब्द नहीं यूज कर रहा हूं, लेकिन वो कितने यूजफुल वोट की दृष्टि में होंगे, शायद ये भाजपा से अच्छा जौहरी कोई और नहीं है। वो उनको ये जानती है कि क्या लायक है, तो शायद इस वजह से कोई प्रस्ताव तो आएगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। मैं दो स्टेट की बात कर लूं खत्म करने से पहले। एक महाराष्ट्र में ये मराठा आरक्षण को लेके बहुत से लोगों का ये मानना है कि इसमें फिर बीजेपी ने ज्यादा सयाने बनने के चक्कर में थोड़ा वो फंस गया है मामला, क्योंकि एक तरफ शिंदे खड़े हैं जो कहते होगा, एक तरफ देवेंद्र फडणवीस खड़े हैं जो मतलब दोनों लोग दो धुरे पे खड़े हुए हैं। तो क्या वो मराठा आरक्षण को लेके और इसको लेके थोड़ा कश्मकश है वहां पे और देखिए, दिक्कत होगी? भाजपा ने जो शिंदे सरकार ने, खास तौर से जाति तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण के नाम पर जो डील की है आंदोलनकारियों से, जब वो आंदोलन खत्म हुआ, उनको जूस पिलाया, आंदोलन खत्म हुआ, अ, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसको लेके बहुत बेचैनी फैल गई और भाजपा को लगातार लग रहा है, और भाजपा के नेताओं ने स्पष्ट रूप से उस डील के खिलाफ बयान दिए हैं। राणे ने बयान दिया है और भी नेताओं ने वो बयान दिए हैं। भाजपा इस डील के साथ सहज नहीं है। उसको लगता है कि इस डील के खिलाफ जो महाराष्ट्र का जो ओबीसी समुदाय है, वो उसमें गलत संदेश जाएगा और ये लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो अब देखना यह है कि भाजपा इन दोनों चीजों के बीच में किस तरीके, एकनाथ शिंदे समझाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा नेताओं को। वो कह रहे हैं कि इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो ताल्लुक आप निकाल रहे हैं कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो ताल्लुक भाजपा नेताओं की समझ में आ रहा है कि इससे कुछ गड़बड़ी हो गई है और इससे राजनीतिक नुकसान उनको होगा, ऐसा वो मान रहे हैं। ये भी बात थी कि जिस तरह से वो मराठा आंदोलन चल रहा था, उससे भी राजनीतिक नुकसान हो रहा था, तो उसको तो खत्म करना था इनको, लेकिन जिस तरह खत्म किया गया वो भाजपा को रास नहीं आ रहा है। ये बात आपकी सही है। अब कुल मिलाकर इसका परिणाम क्या निकलता है, कैसे इन दोनों पक्षों के बीच में एक सामंजस्य बैठाया जाता है, ये देखना होगा। क्योंकि वहां पे मुख्य रूप से ये कहा जा रहा है कि जो भी आरक्षण का जो भी मिलने वाला है उसमें ऑलरेडी ओबीसी है। अब ये 4 करोड़ मराठा आ जाएंगे तो वो खाने को तो उतना ही है ना, और उसी में सही से बात, फिर हिस्सा बांटोगे, शायद ये दिक्कत है। सही बात, मैं बिल्कुल ठीक एक कह रहे हैं। अंतिम बात करके इसको खत्म करूंगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बहुत ऐसे स्टेटमेंट आए जो अब वो बिल्कुल गुस्सा है, और कल उन्होंने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। उनको ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि भारत जोड़ो यात्रा से वो मुसलमानों को एड्रेस कर रहे हैं, क्या कर लेंगे, वो तो बहुत गुस्सा में है, क्योंकि कहीं उनको ये लग रहा है कि मुसलमान तृणमूल से हट रहे हैं। आज सुबह टेलीग्राफ की फ्रंटलाइन रिपोर्ट है, हेड मतलब लीड स्टोरी है कि ममता जी 5 और 6 फरवरी को दिल्ली हैं। वहां पे संभावना इस बात की पूरी है कि वो सोनिया गांधी से मिलेंगे और ये जो भी है ये चीजें सेटल हो जाएंगी। दोनों दो ध्रुव पे खड़े हैं। एक तरफ ममता जी बहुत एक्सट्रीम स्टैंड ली हुई हैं और दूसरी तरफ ये भी स्टोरी, और चूंकि टेलीग्राफ की स्टोरी है इसलिए उसको खारिज भी नहीं कर सकते हैं, कलकत्ता से निकलने वाला पेपर, वो ये कह रहा है कि 5 और 6 को इसमें कुछ बातचीत के जरिए रास्ता निकल आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच तालमेल बहुत अच्छा है, सोनिया जी और ममता जी के बीच। देखिए, सोनिया जी और ममता जी के बीच में पुराना तालमेल है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अभी तक कांग्रेस आला कमान ने अधीर रंजन चौधरी को संयमित क्यों नहीं किया, मेरा सवाल इस बात का है। ये मामला बिगाड़ा अधीर रंजन चौधरी ने है। कांग्रेस 2 सीटों में पिछली बार जीती थी, 1 सीट के ऊपर कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी, वो सीट टीएमसी ने जीती थी। अब टीएमसी वो सीट तो छोड़ेगी नहीं जिस सीट को उसने जीता था, तो जाहिर है कि कांग्रेस का सीधा सीधा दावा केवल 2 सीटों के ऊपर होता है। अगर
ममता बनर्जी को गरियाने के अंदाज में या धमकी देने के अंदाज में या तिरस्कार के अंदाज में बयानबाजी न की जाती तो हो सकता है कि 2 सीटों के बाद में कांग्रेस को कुछ और सीट, 1-2 सीट और भी मिल सकती थी। लेकिन जिस तरीके से वहां पर राजनीति की गई है, खासतौर से अधीर रंजन चौधरी द्वारा, उससे मुझे लगता है कि वो, और उसमें कांग्रेस आला कमान चुप रहता है, वो होने देता है इस प्रकार के काम। उसकी तरफ से कोई बहुत स्पष्ट मतलब जो है ना, वो संदेश नहीं आता है स्थानीय नेतृत्व के लिए। जिस तरह यूपी में हस्तक्षेप करके वो चीजों को निपटारा नहीं कर रहा है, लटकाए हुए है, उससे गड़बड़ियां पैदा होती हैं। उससे बहुत पहले ही वो बंगाल में सारी गड़बड़ियां उस तरह की पैदा हो चुकी हैं। तो पता नहीं ये कांग्रेस आला कमान क्या करता है। मल्लिकार्जुन खड़गे की मैं प्रशंसा करता था कि भाई इनके अध्यक्ष बनने के बाद में वो व्यवस्थित हो गया है पूरा संगठन का कामकाज, लेकिन लग नहीं रहा है ऐसा कि संगठन का कामकाज इतना ज्यादा व्यवस्थित हुआ है जितना हम लोग मानते थे। 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद में कांग्रेस की जो सांगठनिक पोल पट्टी है वो फिर से उभर आई है। अब मैंने पहले एक बार कहा था कि कांग्रेस एक बार में एक ही काम करती है, 2 काम नहीं कर सकती। अब जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है उसी में लगी हुई है, बाकी कोई काम, सारे काम ठप पड़े हुए हैं। बीजेपी उसके मुकाबले मल्टीटास्किंग करती है, वो एक साथ कई मोर्चों पे काम करती रहती है लगातार। एक काम खत्म होता है, बिना किसी गैप के दूसरा काम शुरू हो जाता है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उसकी तैयारी उन्होंने पहले से कर ली होती है। कांग्रेस अपने आराम तलब मुद्रा में सारा काम कर रही है, जबकि जो उसका विरोधी है, कांग्रेस का मुख्य विरोधी है, जो कांग्रेस की दुर्गति कर देना चाहता है, वो चाहता है कांग्रेस की सीटें 52 की बजाय इस बार 25 रह जाएं। बीजेपी इस योजना के ऊपर काम कर रही है। जी, मैं चलते चलते एक अंतिम मेरा वो प्रश्न था, मैं शुरू में सोचा हुआ था, लिखा था कि आपसे पूछूंगा। प्रशांत किशोर जी, अब भाई प्रशांत किशोर जी को मैं प्रबंधक मानता था, अच्छा विश्लेषक मानता था, नेता नहीं मानता था, लेकिन 17 महीने से अगर एक व्यक्ति गांव-गांव घूम रहा है, तो उसको हम और आप माने चाहे ना माने, वो कम से कम गांव के लोगों तक तो पहुंच रहे हैं, तो और वो अपने ढंग से अपनी राजनीति कर रहे हैं और उनको एक उससे निगे वो नहीं किया जा सकता। आपको प्रशांत किशोर का अभी जो आ रहे हैं स्टेटमेंट, वो कुछ मैं बहुत रीड नहीं कर पा रहा हूँ, वो क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि एक मामले में मैं उनकी तारीफ करूंगा। वो शुरू से कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी में जाएंगे, वापस जाएंगे। हाँ। अच्छा, हम लोग उनकी बात मान नहीं रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि नीतीश कुमार इतने आगे जा चुके हैं कि अब वो दोबारा नहीं लौट पाएंगे, और खुद वो इंडिया गठबंधन के संस्थापकों में से प्रमुख संस्थापक हैं। एक नहीं, संस्थापकों में से एक नहीं, बल्कि सबसे बड़े संस्थापक हैं। तो वो कैसे जाएंगे वापस? हमारा तार्किक मस्तिष्क ये मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, वो भीतर बाहर से उनके जानते हैं, बिहार की राजनीति की जानकारी उन्हें ज्यादा है, हम लोगों को कम जानकारी है उनके मुकाबले। तो उनका कहना था कि ये जाएंगे वापस, और उनकी बात सही साबित हुई। तो मैं इस बात पे सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा करूंगा। उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो सही साबित हुई। दूसरे, अब दोनों दूसरी भविष्यवाणी की है कि लोकसभा चुनाव के बाद वो फिर वापस आएंगे नीतीश कुमार। तो वो, और उसके पीछे वो तर्कसंगत बात लग रही है। देखिए, उसके पीछे जो मैंने किस तरह समझा उस तर्क को, मेरा मानना है कि नीतीश कुमार को साथ में ले लेने से भाजपा ने सुनिश्चित कर लिया है कि भाजपा खुद जितनी सीटें लड़ेगी वो सारी जीत जाएगी। 16 लड़ेगे, 17 लड़ेगे, 14 लड़े, जो भी लड़े वो सारी सीटें जीत जाएगी। इस बार नीतीश कुमार सारी सीटें नहीं जीत पाएंगे जितनी उन्हें मिलेंगी, क्योंकि वो कम सीटें जीतेंगे, क्योंकि भाजपा का समर्थन, भाजपा में बहुत क्षोभ है इस बात पर नीतीश कुमार को वापस, भाजपा का समर्थन आधार है, उतने उत्साह के साथ नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को वोट नहीं करेगा। क्योंकि नीतीश कुमार कम सीटें जीत पाएंगे, इसलिए उन्हें फिर विधानसभा चुनाव में उनकी दावेदारियां कमजोर होंगी। जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा, विधानसभा चुनाव की राजनीति शुरू होगी, वैसे ही झगड़ा फिर हो जाएगा इन लोगों में। इसीलिए महागठबंधन वाले भी नीतीश कुमार को कोई खास गाली नहीं दे रहे हैं। देखिए, सब उनका रवैया संयम है, संयमित है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो बहुत कड़वी हो नीतीश कुमार के खिलाफ। वो भी सोच रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो होगा सो होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव की बाजी तो नीतीश कुमार के साथ मिलकर शायद हम बना लें दोबारा। मैं इस समय गया में बैठा हुआ हूँ, बिहार में हूँ। एक और तीसरी लाइन भी चल रही है, इसी को एक्सटेंड कर रही है इस लॉजिक को। ये थोड़ी अफवाह जैसा लगता है इसलिए नहीं, लेकिन चूंकि बात शुरू हो गई है, उनका कहना यह है कि 17 सीट तो बीजेपी लड़ेगी, उसके 17 सिटिंग एमपी।
अब वो कोशिश करेगी कि नीतीश कुमार को 16 में से कुछ कम करें, 16 देने ही पड़ेंगे, उनके सिटिंग एमपी थे। उनका कहना है कि जब नीतीश जी के 3, 4, 5 एमपी जो जीतेंगे, बीजेपी ये मान के चल रही है कि मैं उन लोगों को ही करूंगा, वो हमारे साथ आ ही जाएंगे। तो वो 17 नहीं, उनकी सीटें वो मान रही है कि ये नीतीश जी के सारे एमपी को हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो वो भी एक गेम उसके दिमाग में है बिल्कुल कि चल रही है। आप बिल्कुल सही जगह आपने, बिल्कुल ठीक ठीक बात आपने कही। ये है, ये सब, ये टिकटों में जब बंटवारा होगा उसी वक्त समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। भाई जब इनके आरसीपी सिंह, जो नीतीश ने कहां से कहां जिनको पहुंचाया, वो जब इनको छोड़ के चले गए थे, तो ये हाँ, लोग तो लार्जर गेम में ये सब लोग जो प्रेशर नहीं डाले हैं इस ठीक कह समय रहे कि हैं आप। चलो ये भाई। सब जी तो नीतीश कुमार की राजनीति के तो अंत की शुरुआत हो गई है बिल्कुल अब। जी जी। और अब तो वापस हाँ, आएंगे, हाँ वापस आएंगे तो शायद प्रशांत किशोर का पुराना ये भी साथी। कहना है कि जनता दल यूनाइटेड को भाजपा धीरे धीरे खा रही है। जी। और ये भी है कि जब वापस आएंगे तो पुराने साथी को धुतकार के भगाएंगे नहीं, लेकिन नीतीश जी का वो कद नहीं रह जाएगा। उनको जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में अब वापस आना होगा, अगर वो आते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रो साहब ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।